द वीक ऑफ शो में आपका बहुत बहुत स्वागत है, जहां हम बात करेंगे हफ्ते भर की बड़ी राजनीतिक खबरों पर। तो चलिए शुरू करते हैं द वीक ऑफ शो। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने वृंदावन गांव की परिकल्पना को एक आदर्श और आत्मनिर्भर ग्रामीण मॉडल के रूप में प्रस्तुत किया है। इस मॉडल में गांव को आर्थिक, सामाजिक, पर्यावरणीय और सांस्कृतिक रूप से सशक्त बनाने की दिशा में काम किया जाएगा। वृंदावन का केंद्र बिंदु गौपालन और डेयरी आधारित अर्थव्यवस्था होगी, जिससे ग्रामीण परिवारों की आय स्थायी रूप से बढ़ सके। राज्य सरकार ने इस योजना को कैबिनेट में मंजूरी दे दी है, जबकि कांग्रेस इसे बीजेपी की दिखावटी राजनीति बता रही है। बीजेपी का दावा है कि ये योजना गांवों के समग्र विकास का विजन डॉक्यूमेंट है। इसी पर देखिए ये खास रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की वृंदावन गांव की परिकल्पना एक ऐसे आदर्श और आत्मनिर्भर ग्रामीण मॉडल के रूप में की गई है, जहां विकास केवल इमारतों या योजनाओं तक सीमित न होकर जीवन शैली का हिस्सा बने। इस कॉन्सेप्ट में गांव को आर्थिक, सामाजिक, पर्यावरणीय और सांस्कृतिक रूप में सशक्त बनाने पर जोर है। वृंदावन गांव का केंद्र बिंदु गौपालन और डेयरी आधारित अर्थव्यवस्था है। यहाँ गांव को दुग्ध उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाकर सहकारिता के माध्यम से दुग्ध व्यवसाय को बढ़ावा दिया जाएगा, ताकि ग्रामीण परिवारों की आय स्थायी रूप से बढ़ सके। इसके साथ ही चारागाह विकास, गौशालाओं का सुदृढ़ीकरण और पशुपालन को रोजगार से जोड़ा जाएगा। आज कैबिनेट में वृंदावन ग्राम योजना के प्रस्ताव को हरी झंडी मिली। हालांकि कांग्रेस इसे बीजेपी की दिखावटी राजनीति करार दे रही है। वहीं बीजेपी सरकार का दावा है कि वृंदावन ग्राम योजना केवल एक योजना नहीं है, बल्कि गांवों के समग्र और स्थायी विकास का विजन डॉक्यूमेंट है। मुख्यमंत्री वृंदावन ग्राम योजना को कैबिनेट की मंजूरी। मध्य प्रदेश की 230 विधानसभाओं में बनेंगे वृंदावन गांव। 2000 की आबादी और 500 गोवंश वाले गांवों का चयन। स्थानीय प्रशासन, प्रभारी मंत्री और विधायक की सहमति से चयन। 193 विधानसभा क्षेत्रों में गांवों का चयन। 37 ग्रामों का होना है चयन। 2025-26 में 100 करोड़ के शुरुआती बजट का प्रावधान। गौपालन, डेयरी, रोजगार और अधोसंरचना पर फोकस। वृंदावन ग्राम के संदर्भ में आप सभी को विदित है ही कि ये भी एक बड़ी महत्वपूर्ण योजना मध्य प्रदेश सरकार ने प्रारंभ की है। ऐसे ग्रामों का चयन हो रहा है जिनकी जनसंख्या लगभग कम से कम 2000 हो और जहां गोवंश कम से कम 500 हो। स्थानीय प्रशासन के द्वारा प्रभारी मंत्री की अनुमति से, विधायक से परामर्श के उपरांत ही इनका चयन किया जा रहा है। 230 में से 193 विधानसभा जो ग्रामीण है उनमें इनका चयन हो चुका है। 37 अभी बाकी बची है। वहीं कांग्रेस बीजेपी सरकार की वृंदावन ग्राम योजना पर सवाल उठा रही है। कांग्रेस प्रवक्ता भूपेंद्र गुप्ता का कहना है कि सरकार नई योजनाओं की घोषणा से पहले ये बताए कि गोकुल ग्राम योजना, पंच और गोद लिए गांव की वर्तमान स्थिति क्या है, उन पर कितना काम हुआ है और कितनी राशि खर्च हुई। सरकार नई योजनाओं की घोषणा करके लोगों को गुमराह करने का काम कर रही है। सरकार वृंदावन गांव बनाने की बात कर रही है, जबकि हकीकत ये है कि पहले घोषित किए गए मॉडल गांव आज भी मूलभूत सुविधाओं के लिए जूझ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी समय समय पर झूठे नारे गढ़ के लोगों को ठगने की कोशिश करती है, मध्य प्रदेश की जनता को ठगने की कोशिश करती है। कहाँ है वो गोकुल गांव जो बाबूलाल गौड़ जी ने बनाए? एक गोकुल गांव हो तो दिखा दें। कहाँ है वो पंचजा जो बनाए थे उमा भारती जी ने? और कहाँ है वो शिवराज सिंह जी के गोद लिए गांव? अब नया पुड़िया ले आया कि वृंदावन गांव बनाएंगे। गोकुल गांव ढूंढने से नहीं मिल रहा और वृंदावन गांव बनाएंगे। तो ये कितना ठगोगे लोगों को, कितना बेवकूफ बनाओगे, भावनाओं का कितना दोहन करेगी ये सरकार? बहुत ही लज्जाजनक है। बहरहाल वृंदावन ग्राम योजना को लेकर सियासत जारी है। एक तरफ बीजेपी सरकार इसे 2047 तक विकसित भारत के सपने से जोड़ रही है, तो दूसरी तरफ कांग्रेस इसे चुनावी और कागजी योजना बता रही है। ऐसे में देखने वाली बात ये होगी कि वृंदावन ग्राम योजना गांवों की तस्वीर बदलने में कितनी कामयाब हो पाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। देश के 12 राज्यों में चल रहे स्पेशल इंटेंसिव रिव्यू अभियान के तहत मध्य प्रदेश में चुनाव आयोग ने ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी की, जिसमें 42 लाख से अधिक नाम कट गए हैं।
राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी संजीव कुमार झा ने कहा कि दावा आपत्ति की अवधि 23 दिसंबर से 22 जनवरी तक रहेगी। कांग्रेस ने इस मुद्दे पर विरोध जताया है, वहीं बीजेपी इसे पारदर्शी और शुद्ध मतदाता सूची बनाने का कदम बता रही है। इस पर देखिए ये खास रिपोर्ट। देश के 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में चल रहे स्पेशल इंटेंसिव रिव्यू यानी SIR अभियान के तहत आज 4 राज्यों की ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी की गई, जिसमें मध्य प्रदेश में बड़ी संख्या में नाम कटने से राज्य की सियासत गर्मा गई है। चुनाव आयोग द्वारा जारी ड्राफ्ट मतदाता सूची के मुताबिक राज्य की वोटर लिस्ट से 42 लाख से ज्यादा नाम हटा दिए गए हैं, जबकि 8.40 लाख नामों की मैपिंग ही नहीं हो सकी। मध्य प्रदेश के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी संजीव कुमार झा ने बताया कि कोई भी पात्र मतदाता सूची से वंचित न रहे, इसके लिए BLO, स्वयं सेवकों और राजनीतिक दलों के सहयोग से घर घर संपर्क किया गया। 23 दिसंबर से 22 जनवरी तक दावा आपत्ति की अवधि रहेगी। उन्होंने मतदाता सूची को पारदर्शी, शुद्ध और समावेशी बनाने की प्रतिबद्धता दोहराई है। MP में SIR के तहत ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी। कुल पंजीकृत मतदाता 5,74,06,143, 5,31,31,983 की मिली कैलकुलेशन सीट। 42.74 लाख नाम वोटर लिस्ट से हटाए गए। 31,51,000 शिफ्टेड या अनुपस्थित मतदाता, 8,46,000 दिवंगत मतदाता, 2,77,001 से अधिक स्थान पर दर्ज नाम। 1.5 महीने चली SIR प्रक्रिया। 21 फरवरी 2026 को अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन। सभी जिलों के जिला निर्वाचन अधिकारी, रजिस्ट्रेशन अधिकारी के द्वारा व्यापक जन जागरूकता अभियान चलाए गए। प्रक्रिया के संबंधित सारी जानकारी राजनीतिक दलों से समय समय पर बैठक आयोजित कर शेयर की गई। हमारे बूथ लेवल अधिकारियों के द्वारा कम से कम 3 बार संपर्क भ्रमण किया गया और यहाँ हमने हर तरह से प्रयास किया है कि कोई पात्र निर्वाचक न छूट जाए। हमारा जो इस इनोवेशन फेज के दौरान जो लोग के गणना पत्र प्राप्त नहीं हो चुके या जो पहले से कहीं इनरोल्ड थे कहीं और या किसी अन्य कारण से, ऐसी संख्या कुल 42,74,160 है। वहीं वोटर लिस्ट से इतने बड़े पैमाने पर नाम कटने के बाद विपक्ष चुनाव आयोग की मंशा और प्रक्रिया पर सवाल उठा रहा है। विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने चुनाव आयोग पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने मतदाता डाटा लीक की आशंका जताते हुए कहा कि जिन लोगों के नाम काटे जा रहे हैं वे न तो पाकिस्तान से हैं और न ही बांग्लादेशी। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग के पास खुद का सर्वर नहीं है, ऐसे में मतदाता डाटा किस एजेंसी के पास जा रहा है, ये बड़ा सवाल है। उन्होंने ये भी कहा कि आधार कार्ड के जरिए मतदाताओं की पहचान की जा सकती थी, लेकिन आयोग ने आधार को सूची में शामिल करने के बावजूद उसका इस्तेमाल पुनरीक्षण में नहीं किया है। वहीं बीजेपी ने कांग्रेस के आरोपों को सिरे से खारिज किया है। बीजेपी का कहना है कि चुनावी प्रक्रिया पर सवाल उठाना कांग्रेस की पुरानी आदत रही है। SIR पूरी तरह पारदर्शी और कानून के दायरे में की जा रही प्रक्रिया है, लेकिन कांग्रेस भ्रम फैला रही है क्योंकि मध्य प्रदेश में कांग्रेस का समापन होने वाला है। लोकसभा चुनाव में 0 सीट के बाद आने वाले समय में मध्य प्रदेश से वो बाहर होने वाली है। कि चुनाव आयोग के पास सर्वर भी नहीं है, उस बगैर सर्वर के डेटा किन एजेंसियों के पास जाएगा, किस प्रकार से गड़बड़ी हो सकती है और होगी। ये नाम जोड़ने घटने की बात हो रही है। अब बात आ रही है कि घुसपैठिए थे तो मध्य प्रदेश में कई कहाँ के विदेशी घुसपैठिए आ गए, कहाँ बांग्लादेश के आ गए, पाकिस्तान के आ गए, लेकिन घुसपैठियों के नाम पर हिंदुस्तान के रहने वाले हजारों साल से रह रहे, मध्य प्रदेश के अंदर कई सालों से रह रहे उन लोगों के नाम काटे जा रहे हैं। तो ये बड़ी एक किस प्रकार से लोकतंत्र के साथ चुनाव आयोग खिलवाड़ कर रहा, आप देख सकते हैं। देखिए, लगातार कांग्रेस जो है मतदाता सूचियों के गहन परीक्षण जैसे महत्वपूर्ण कार्य के ऊपर भी भ्रम फैलाने का काम कर रही है। वो कांग्रेस भ्रम इसलिए फैला रही है कि कांग्रेस भयभीत है
कि आने वाले समय में कांग्रेस का जो है मध्य प्रदेश में समापन होने का काम हो रहा है। लोकसभा में 0 सीट हुई और आने वाले समय में भी कांग्रेस बाहर होने वाली मध्य प्रदेश से, इसलिए इस घबराहट में, इस भय में भ्रम फैलाने का काम कांग्रेस कर रही है। कुल मिलाकर मध्य प्रदेश में वोटर लिस्ट से लाखों नाम कटने के बाद सियासी घमासान तेज हो गया है। कांग्रेस इसे लोकतंत्र के लिए खतरा बता रही है तो बीजेपी इसे आवश्यक और वैध प्रक्रिया करार दे रही है। ऐसे में कहा यही जा रहा है कि एसआईआर का मुद्दा आने वाले चुनावों तक सियासत के केंद्र में रहने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने ग्वालियर और रीवा का दौरा किया, जहां उन्होंने 2 लाख करोड़ के निवेश, उद्योग और रोजगार के रोडमैप के साथ साथ गौ संरक्षण और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त करने का संदेश दिया। ग्वालियर में उन्होंने दिग्विजय सिंह के शासन के दौरान मध्य प्रदेश की सरकार पर हमला करते हुए कहा कि शिवराज सरकार ने राज्य को बीमारू राज्य से बाहर निकाला। उन्होंने ये भी कहा कि मध्य प्रदेश अब तक एक जल्द विकसित राज्य बनेगा। इसी पर देखिए ये खास रिपोर्ट। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का मध्य प्रदेश दौरा ग्वालियर के विकास एजेंडे के साथ साथ विंध्य क्षेत्र के सांस्कृतिक और ग्रामीण सरोकारों को भी जोड़ता नजर आया। ग्वालियर में उन्होंने अभ्युदय मध्य प्रदेश ग्रोथ समिट के मंच से 2 लाख करोड़ के निवेश, उद्योग और रोजगार का रोड मैप रखा, तो वहीं रीवा में बसावन मामा गौवंश वन्य विहार के जरिए गौ संरक्षण, पर्यावरण और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त करने का संदेश भी दिया। ग्वालियर के मेला ग्राउंड में अभ्युदय मध्य प्रदेश ग्रोथ समिट के दौरान अमित शाह ने पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि दिग्विजय सिंह के शासन के दौरान मध्य प्रदेश बीमारू राज्य बनकर गया था। शिवराज सिंह चौहान ने मध्य प्रदेश से बीमारू राज्य का टैग हटाया। अब मोहन यादव शिवराज सिंह से ज्यादा ऊर्जा के साथ इसे आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। इससे निश्चित रूप से मध्य प्रदेश अब विकसित राज्य बनेगा। भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की 101वीं जयंती, ग्वालियर में अभ्युदय मध्य प्रदेश ग्रोथ समिट, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह व सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने किया शुभारंभ। ग्वालियर व्यापार मेले का उद्घाटन, अटल संग्रहालय के नवीनीकरण कार्य का लोकार्पण, 2 लाख करोड़ रुपए की परियोजनाओं का भूमि पूजन व लोकार्पण, 1655 औद्योगिक इकाइयों की शुरुआत, करीब 1.93 लाख रोजगार सृजन का दावा। रीवा में बसावन मामा गौवंश वन्य विहार में कृषक सम्मेलन। गृह मंत्री अमित शाह ने गौवंश संरक्षण पर दिया जोर। ग्रामीण आजीविका से गौ आधारित मॉडल को जोड़ने पर फोकस। स्थानीय रोजगार और पर्यटन को बढ़ावा देने की योजना। एक जमाने में दिग्विजय सिंह का शासन था, मध्य प्रदेश बीमारू शासन बनकर रह गया, बीमारू राज्य बनकर। शिवराज जी ने मध्य प्रदेश पर से बीमारू का टैग हटाया। वो भारतीय जनता पार्टी के लंबे समय रहने वाले मुख्यमंत्री बने और अब मोहन यादव जी शिवराज जी से भी ज्यादा ऊर्जा के साथ इसको आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। इससे निश्चित रूप से मध्य प्रदेश अब विकसित राज्य बनेगा। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बीमारू राज्य वाले बयान पर कांग्रेस ने कड़ा ऐतराज जताया है। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि दिग्विजय सिंह के कार्यकाल को बदनाम करने की कोशिश बीजेपी की पुरानी राजनीति का हिस्सा रही है। कांग्रेस ने दावा किया कि दिग्विजय सिंह के शासनकाल में सिर्फ 35,000 करोड़ का कर्ज था और आज ये 4.5 लाख करोड़ तक पहुंच गया है। उनके कार्यकाल में पंचायती राज को मजबूत किया गया, शिक्षा और स्वास्थ्य के ढांचे की नींव रखी गई और सामाजिक न्याय की नीतियों को प्राथमिकता दी गई। अगर ये बीमारू राज होता तो 10 साल मुख्यमंत्री नहीं थे दिग्विजय सिंह जी। उन्होंने जो गांधी सागर, इंदिरा सागर ये जो बनाए थे, जितने प्रोजेक्ट भी सड़क के तैयार किए थे वो 2005 के बाद साथ में आए। तो इनके जो विकास के काम थे उसका फायदा बीजेपी को, शिवराज सिंह चौहान को मिला। बेरोजगारी चरम पे है, महंगाई चरम पे। ये कहना बेमानी है कि मध्य प्रदेश इस समय विकसित है। बहरहाल केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का मध्य प्रदेश दौरा विकास और सियासत दोनों मोर्चों पर बड़ा संदेश देता दिखाई दिया।
बीजेपी जहां ग्वालियर ग्रोथ समिट के जरिए निवेश, रोजगार और औद्योगिक विस्तार को प्रदेश की नई पहचान बता रही है, वहीं रीवा के बसावन मामा गौवंश वन्य विहार के माध्यम से ग्रामीण अर्थव्यवस्था, पर्यावरण और सांस्कृतिक सरोकारों को जोड़ने की कोशिश भी साफ नजर आई। वहीं बीमारू राज्य वाले बयान ने एक बार फिर मध्य प्रदेश की सियासत को गरमा दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। मध्य प्रदेश में वीर बाल दिवस के मौके पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और कांग्रेस नेताओं के बीच बयानबाजी तेज हो गई है। सीएम ने बाल दिवस के अवसर पर पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू पर निशाना साधा। साथ ही कहा कि बच्चों की शहादत को याद करना ही सच्चा बाल दिवस है, जबकि कांग्रेस ने इसे पंडित नेहरू के बच्चों के प्रति प्रेम और उनके अधिकारों की चिंता का प्रतीक बताया। इसी पर देखिए ये खास रिपोर्ट। वीर बाल दिवस के मौके पर मध्य प्रदेश की सियासत में इतिहास, बलिदान और विचारधाराओं को लेकर बयानबाजी तेज हो गई। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इस मौके पर पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू पर निशाना साधते हुए कहा कि जहां हमें बाल दिवस की याद आएगी, वो बाल दिवस कौन सा होना चाहिए, किस पर हमें गौरव और गर्व होना चाहिए। सिर्फ गुलाब का फूल लगा लेने से बाल दिवस नहीं मना सकते। हालांकि कांग्रेस नेताओं का तर्क है कि बाल दिवस पंडित जवाहरलाल नेहरू के बच्चों के प्रति प्रेम और उनके अधिकारों की चिंता का प्रतीक रहा है, जिसे किसी एक विचारधारा से जोड़कर नहीं देखा जाना चाहिए। वहीं सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने दावा किया कि 6 और 9 साल के मासूम बच्चों की शहादत को याद करना ही सच्चा बाल दिवस है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2022 में 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस घोषित किया, ताकि देश उन बच्चों के बलिदान पर गर्व कर सके, जिन्होंने धर्म और मानवता के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। वीर बाल दिवस पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव का ऐलान। पाठ्यक्रम में शामिल होगा साहिबजादों का बलिदान। इतिहास केवल पढ़ना नहीं, प्रेरणा लेना भी जरूरी। गुलाब पहनने से नहीं, त्याग याद करने से बाल दिवस। साहिबजादों की शहादत पर देश को गर्व। वीर बाल दिवस नई पीढ़ी को जोड़ने का माध्यम, बच्चों को शौर्य और संस्कार सिखाने का समय। प्रधानमंत्री मोदी ने 2022 में घोषित किया वीर बाल दिवस। बलिदान की कहानियां ही सच्चा राष्ट्रबोध। सच में जहां हमको बाल दिवस की याद आएगी, वो बाल दिवस कौन सा होना चाहिए, किस पे गौरव और गर्व होना चाहिए, बाद की पीढ़ी किस पे एहसास करेगी। एक एक चीज निकाल कर वो दी। हम केवल गुलाब का फूल लगाने से बाल दिवस नहीं मना सकते। हमारे रक्त की एक एक बूंद निचोड़ ली गई, उसके बाद भी हम उप नहीं कर रहे हैं। इतना अद्वितीय घटनाक्रम और उसको हमने पाठ्यक्रम के अंदर भी हिस्सा ला रहे हैं, ताकि भविष्य की पीढ़ियां समझे। और ये जो खास करके छोटी उम्र में अन्याय के खिलाफ झुकने से इनकार करने का, धर्म और सच्चाई के खिलाफ लड़ने का संघर्ष है, ये जन जन तक पहुंचाने की जरूरत है। उधर वीर बाल दिवस को लेकर मुख्यमंत्री के बयान पर कांग्रेस ने आपत्ति जताई है। कांग्रेस का कहना है कि देश के इतिहास और राष्ट्रीय प्रतीकों को राजनीतिक बयानबाजी का विषय नहीं बनाया जाना चाहिए। कांग्रेस ने दावा किया कि पंडित जवाहरलाल नेहरू आजादी की लड़ाई के दौरान 9 साल जेल में रहे हैं और आज जो नेता गुलाब के फूल की बात कर रहे हैं, उनके पूर्व के नेता राष्ट्रीय आंदोलन का विरोध कर रहे थे। बीजेपी हर राष्ट्रीय अवसर को राजनीतिक रंग देने की कोशिश कर रही है, जिससे समाज में अनावश्यक विभाजन पैदा हो रहा है। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने आजादी की लड़ाई में अपने जवानी के 9 साल जेलों में सड़ाए हैं और इनके ये नेता जो गुलाब के फूल की बात कर रहे हैं, इनके पूर्वज जेलों से माफी मांग मांग के बाहर निकल रहे थे और राष्ट्रीय आंदोलन का विरोध कर रहे थे। मध्य प्रदेश में 51% बच्चे कुपोषण के शिकार हैं, विश्व में सबसे ज्यादा। उसकी बात नहीं कर रहे, गुलाब के फूल की बात कर रहे। ये नेहरू जी के पांव के धूल के बराबर भी नहीं है। बहरहाल वीर बाल दिवस के मंच से इतिहास और बलिदान की स्मृति के साथ साथ सियासत भी खुलकर सामने आ गई। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जहां साहिबजादों की शहादत को बाल दिवस की असली प्रेरणा बताते हुए नई पीढ़ी को इससे जोड़ने की बात कर रहे हैं, वहीं कांग्रेस इसे इतिहास और राष्ट्रीय प्रतीकों को राजनीतिक बहस से दूर रखने की सलाह दे रही है। ऐसे में कहा यही जा रहा है कि आने वाले दिनों में
बाल दिवस को लेकर शुरू हुई सियासी बहस अब और तेज होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। मध्य प्रदेश कांग्रेस में टैलेंट हंट कार्यक्रम को लेकर विवाद गहरा गया है। मीडिया विभाग अध्यक्ष मुकेश नायक की ओर से जारी आदेशों के बाद पार्टी के नेताओं के बीच लेटर वॉर शुरू हो गया, जिसके कारण नायक ने पद से इस्तीफा दे दिया। हालांकि प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने उनका इस्तीफा नामंजूर कर दिया। बीजेपी ने इसे कांग्रेस में तालमेल की कमी करार दिया, जबकि कांग्रेस ने इसे पार्टी की सामान्य कार्यप्रणाली बताया। इसी पर देखिए ये खास रिपोर्ट। मध्य प्रदेश कांग्रेस में इस वक्त सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। सत्ता में वापसी की जद्दोजहद में जुटी कांग्रेस संगठन मजबूत करने के बजाय आपसी खींचतान में उलझती नजर आ रही है। ताजा मामला कांग्रेस के टैलेंट हंट कार्यक्रम से जुड़ा है, जहां एक ही उद्देश्य के लिए अलग अलग पदाधिकारियों ने अलग अलग नियम और कमेटियां बना दी। 9 दिसंबर को संगठन प्रभारी महासचिव संजय कामले ने टैलेंट हंट के लिए कमेटी गठित की, जिसमें मीडिया विभाग अध्यक्ष मुकेश नायक का नाम नहीं था। इसके बाद 23 दिसंबर को मुकेश नायक ने अलग आदेश जारी कर नई सूची बना दी। यहीं से विवाद बढ़ा। कांग्रेस कम्युनिकेशन इंचार्ज अभय तिवारी ने मुकेश नायक के आदेश को ये कहते हुए निरस्त कर दिया कि इसके लिए न तो सक्षम अनुमति थी और न ही अधिकार। ये लेटर वॉर इतना बढ़ा कि मीडिया विभाग के अध्यक्ष मुकेश नायक ने पद से इस्तीफा दे दिया। हालांकि बाद में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी के निर्देश पर संगठन महामंत्री ने उनका इस्तीफा नामंजूर कर दिया। हालांकि बीजेपी ने इसे तालमेल की कमी करार दिया। वहीं कांग्रेस ने दावा किया कि पार्टी नेतृत्व पूरी तरह एकजुट है। पार्टी में छोटी मोटी बातें होती रहती हैं। मुकेश नायक का इस्तीफा भी उनके व्यक्तिगत विचार का परिणाम था, जिसे संगठन ने स्वीकार नहीं किया, क्योंकि पार्टी नेतृत्व उनके अनुभव और योगदान को महत्वपूर्ण मानता है। मध्य प्रदेश कांग्रेस में टैलेंट हंट विवाद। एक ही काम के लिए 2 कमेटियां। 23 दिसंबर का आदेश, फिर निरस्तीकरण। लेटर वॉर से बढ़ा टकराव। मुकेश नायक का इस्तीफा किया गया अस्वीकार। सोशल मीडिया पर ट्वीट डिलीट। कांग्रेस में गुटबाजी उजागर। आदरणीय मुकेश नायक जी ने जो इस्तीफा दिया था उसे हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने नामंजूर किया है। उसकी सूचना ट्वीट के माध्यम से भी दी गई है। हमने भी यहाँ से एक पत्र जारी किया है, तो वो पूर्ववत उसी तरीके से काम करते रहेंगे। कभी कभी कुछ घटनाएं इस तरीके की होती हैं, छोटी मोटी घटनाएं। परिवार है इतना बड़ा और मीडिया में वो सबसे वरिष्ठ सदस्य हैं। उनके द्वारा, उनके निर्देशन में युवा टीम भी काम कर रही है। पुरानी और नई टीमों का संगम है, इसलिए कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिसकी वजह से कभी व्यथा हो जाती है, लेकिन उसका जो है समाधान हो गया है और आदरणीय मुकेश नायक जी के नेतृत्व में मीडिया विभाग पूर्ववत काम करता रहेगा। वहीं इस पूरे घटनाक्रम को लेकर बीजेपी ने कांग्रेस पर जोरदार हमला बोला। बीजेपी के प्रदेश मीडिया प्रभारी आशीष अग्रवाल ने कहा कि कांग्रेस में गुटबाजी, पट्टावाद और परिवारवाद हावी है। ऐसे माहौल में समर्पित नेताओं का हतोत्साहित होना स्वाभाविक है। सहकारिता मंत्री विश्वास सारंग ने कहा कि कांग्रेस केवल विध्वंस का काम करती है, इसलिए उनकी पार्टी का भी विध्वंस ही हो रहा है। कांग्रेस नेताओं को संगठन से, अनुशासन से कोई लेना देना नहीं है। वे लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं का पालन न चुनाव में करना चाहते हैं, न पार्टी में करना चाहते हैं। कांग्रेस संगठन तार तार है। देखिए, कांग्रेस कभी सृजन का काम नहीं करती। कांग्रेस केवल विध्वंस का काम करती, और जो विध्वंस का काम देश के लिए करते हैं, उनकी पार्टी का भी विध्वंस ही हो रहा है। राहुल गांधी हो या कांग्रेस का कोई भी नेता हो, उसे केवल ऐशो आराम की राजनीति करना। उनको संगठन से, अनुशासन से, संयम से कोई लेना देना नहीं। ना वो लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं का पालन चुनाव में करना चाहते हैं, ना पार्टी में करना चाहते। कांग्रेस तार तार है, संगठन तार तार है। कुल मिलाकर कांग्रेस टैलेंट हंट और मीडिया विभाग के विवाद को आंतरिक प्रक्रिया बता रही है, जबकि बीजेपी इसे गुटबाजी और नेतृत्व संकट का सबूत कहकर हमला कर रही है। ऐसे में अब देखना ये होगा कि कांग्रेस इस विवाद के बाद एकजुटता का संदेश देने में कितनी कामयाब हो पाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। द वीक ऑफ शो में आज के लिए इतना ही। देखते रहिए IND 24। नमस्कार।